इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदुस्तान पर टूटे कोरोना के कहर का दर्द हर तरफ है, हर किसी में है। 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार बने हैं, जिन पर कोरोना की वजह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द है उन बच्चों का जो कोरोना काल में अनाथ हो गए, जिनके सिर से मां बाप का साया उठ गया। ऐसे परिवारों में कोई बच्चा 4 से 6 महीने का है, तो कुछ बच्चे 8 से 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक के हैं। केंद्र से लेकर अलग अलग राज्य सरकारें ऐसे अनाथ बच्चों के लिए मदद के लिए बहुत सारी स्कीमें लॉन्च कर रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन बच्चों के लिए यह ऐलान किया जा रहा है, उन तक इनका फायदा, इन ऐलानों का फायदा आखिर कैसे पहुंचेगा? छोटे छोटे बच्चे आखिर इस सिस्टम में अनाथ होने का सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे? आखिर वो सरकार का दरवाजा खटखटाने कहां पहुंचेंगे? किस किस से मुलाकात करेंगे और अपना हक वो कैसे हासिल कर पाएंगे और किससे मांगेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। हमारे रिपोर्टर्स हर राज्य में गए, ऐसे अनाथ बच्चों को तलाशा, उनसे बात की। हम उनका दर्द आपके सामने लाने जा रहे हैं। मनीष भट्टाचार्य को जयपुर के टोंक रोड इलाके में 16 साल का एक बच्चा मिला। मनन गोयल उस बच्चे का नाम है। कोरोना काल में पहले 8 अप्रैल को मनन के पिता की मौत हो गई, फिर 15 अप्रैल को मां भी चल बसी। घर में कुल 3 लोग थे, माता पिता और उनका इकलौता बेटा मनन। अब मनन घर में अकेला रह गया है। अब इस बच्चे के साथ सबसे ज्यादा दिक्कत यह है कि माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट अभी बच्चे को नहीं मिल पाया है, और जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक उसे सरकारी योजना का, सरकारी स्कीम का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा। कोरोना संक्रमण से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति होती है जिस वक्त शब्द नहीं निकलते हैं। शायद ऐसी ही परिस्थिति से मनन गोयल गुजर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के इस संक्रमण में उनके माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया है। घर में कुल 3 मेंबर थे, मनन, उनके माता और पिता। अब उनके माता पिता का साया उनके सर से उठ चुका है, लिहाजा मनन अकेले हैं। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है, लेकिन मनन ने हिम्मत जुटाई है खुद बातचीत करने के लिए हमसे, इसलिए हम मनन से बात करते हैं। मनन, ये स्थिति वाकई में बहुत ही पीड़ादायक है और हम तुम्हारे दर्द को समझ सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो, खुद बताओ पूरी चीज़। सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम है वो हो जाए, और मेरे को थोड़ी मतलब फैमिली में जो हुआ है ये संभाल पाऊँ मैं। बस ये तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स का काम जल्दी से हो जाए और जो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाए तो मैं अपने बाकी चीज़ें कर पाऊँ। कैसे हुआ पूरा, हमें बता सकते हो कि संक्रमित कैसे फादर मदर तुम्हारे दोनों हो गए और कब गुजर गए? सर मतलब 8 तारीख को मदर फादर को हॉस्पिटल दिखाने गए थे। जब तो फादर की तो बिल्कुल सही थी, मदर का ऑक्सीजन लेवल कम था, तो मदर को SMS रेफ़र कर दिया था। वहाँ एडमिट थी मदर 8 तारीख से, और फादर घर पे थे। तो फादर अकेले थे घर पे, पैरालाइज थे, तो आस पड़ोस वाले खाना दे रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी डेथ हो गई 15 तारीख को। और मैं यहाँ आ नहीं पाया था 2 दिन से, लेकिन फिर आके देखा तो फादर की डेथ हो गई थी। और मदर की ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम हो गया था फादर की डेथ के बाद, और उनको वेंटिलेटर पे लिया था, तो उसके बाद फिर वो मम्मी भी नहीं चल हो पाए। अभी कोविड की वजह से घर वाले आ नहीं पा रहे हैं। कल आएंगे ताऊजी वगैरह जो मेरे हैं फैमिली के मेम्बर, वो आएंगे। अभी वो अजमेर हैं, मैं यहीं रुका हूँ। मेरे दोस्त हैं, उनके घर पे रुकता हूँ, रात में भी यहीं, और खाना वगैरह सब यहीं खाता हूँ। मम्मी पापा की याद तो बहुत आती है, और मतलब घर पे जाता हूँ तो यही लगता है कि मम्मी कब पीछे से आवाज़ देगी, पापा कब बुलाएंगे कि ये काम कर वो कर। और जैसे बेडरूम में जाता हूँ तो फ़ोटोज़ वगैरह देख के रोना भी आता है। कई बार सलाह लेनी होती है कुछ बात की, तो ये सोचता हूँ कि मदर सलाह दे देती, फादर पापा बता देते, तो वो नहीं हो पाता है। और सेक्रीफाइस भी बहुत हो गए हैं। जैसे क्या बनना चाहते हो? जी सर, मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ और मैं CA बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मदर फादर की दोनों की इच्छा थी कि CA बन के अच्छी सी मतलब कंपनी खोल ले। हम आप ये कह सकते हैं कि हम मनन का दर्द समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में मनन खुद ही अपने दर्द को समझ सकता है। जब वो घर की दीवारों के बीच अकेला होता होगा तो वो दीवारें उसे खाने को दौड़ती होंगी। मनन के दर्द की कोई सीमा नहीं है। माता पिता के बगैर उसके सामने एक पहाड़ सी जिंदगी आगे पड़ी है। उनके सपनों का, जो माँ बाप के सपने हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर है। उसके जहन में ये ख्याल है
देखना है कि गहलोत सरकार कब तक मनन को उसके माता पिता के डेथ सर्टिफिकेट उसको मिल पाते हैं, क्योंकि उसके बगैर उसको आगे जो योजनाएं हैं उसको फायदा ही नहीं मिलेगा। जयपुर में ही हमारे रिपोर्टर मनीष भट्टाचार्य को एक और परिवार मिला जिसके 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ चुका है। राजेश सिंह प्राइवेट नौकरी किया करते थे और परिवार के इकलौते कमाने वाले भी थे। उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी थी। वो पिछले महीने कोरोना की चपेट में आ गए और चल बसे। अब सवाल यह है कि आखिर यह परिवार कैसे चलेगा। ये बच्ची जो आपको तस्वीरों में दिख रही है, इसकी आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, उसकी किताबों का खर्च, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, ये सारी चीजें, घर का सारा कामकाज, ये कैसे होगा। इन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अभी तक परिवार को राजेश का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक नाम लिस्ट में नहीं जाएगा और उस वक्त तक कोई फायदा इनके परिवार को नहीं मिलेगा। ना ही केंद्र सरकार की तरफ से किसी योजना का फायदा मिलेगा और ना ही राज्य सरकार की किसी योजना का फायदा इन बच्चों को और इस परिवार को मिल सकेगा। कोरोना सरकारी आंकड़ों में भले ही कम हो गया हो, लेकिन कोरोना ने राजस्थान में जो अपने दर्द के निशान छोड़े हैं वो शायद ताउम्र उसको कोई नहीं भूल सकता। मैं इस वक्त राजेश सिंह जी के घर पर मौजूद हूं। राजेश सिंह जी का कोरोना से निधन हो गया था, लेकिन अब सबसे बड़ा संकट उनके बच्चों पर आ गया है, क्योंकि अब इनका लालन पालन पोषण कौन करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राजस्थान में ऐसे कई परिवार हैं जिनके घर के मुखिया कोरोना से उनको संक्रमित होने के बाद उनका निधन हो गया। बच्चों का लालन पोषण कौन करे और इस तरीके की समस्याएं होने लगी है। राजेश सिंह का परिवार इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। 2 बच्चे हैं यहाँ पर, आप देखिए। और अब दिक्कत यही है कि अब इन बच्चों के आगे भविष्य की चिंता करने वाला कोई नहीं है। कौन देखेगा, कौन समझेगा। सरकारें दावा बहुत कर रहे हैं, लेकिन इन दावों में सच्चाई बहुत ज्यादा है नहीं। राजेश सिंह की पत्नी हमारे साथ मौजूद है, कुछ कह पाने में असमर्थ हैं, लेकिन अब दिक्कत बहुत ज्यादा इस परिवार पर हो गया है। राजेश सिंह जी के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, कोरोना से आपके भाई साहब का निधन हुआ है। क्या घर में एक ही था कमाने वाला मुखिया? हाँ, एक ही छोटा भाई था, वो भी प्राइवेट जॉब करता था, कोई ज़्यादा आमदनी नहीं थी। अब ये 2 बच्चे हैं। तो कैसे क्या हुआ पूरा आप बताइए। उसकी तबीयत खराब थी थोड़ी सी, तो दवाई चल रही थी, लेकिन रिपोर्ट हम लोगों ने 5 तारीख को कोरोना टेस्ट कराया था, तो 7 को रिपोर्ट आई, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव दिखाया है। तो उसके बाद हम लोग SM में निर्माण नगर में हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए, तो उसने ऑक्सीजन प्रॉब्लम बताई, तो हम लोग तुरंत SMS हॉस्पिटल ले गए। प्रताप जी खाचरेवास की मदद से वहाँ हम लोगों को ऑक्सीजन मिल गया। और उसके बाद 3 दिन इलाज चला, लेकिन आइसोलेट आई, वेंटिलेटर की वहाँ ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। लगभग 80% के करीब डैमेज थे। तो प्रताप जी ने भी बहुत मदद की, लेकिन वेंटिलेटर खाली नहीं मिला। और रात को 10 तारीख की सुबह 2:20 पे वेंटिलेटर हमारे को सुबह 6 बजे मिले खाली। तो अब हमारा अच्छी दिक्कत है। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है इन 2 बच्चों को पालन पोषण कैसे क्या करेंगे आप? क्या डिमांड है आपकी? अब सरकार से यही है कि पहली बात तो हमारे को कोरोना सर्टिफिकेट अभी बन नहीं रहा है, उसके लिए मैं कई दिन से चक्कर मार रहा हूँ, तो उसके लिए भी इंक्वायरी हो रही है। देखते हैं, प्रताप जी आते हैं तो उनसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर ये बन जाता तो जो सरकार ने घोषणाएं की है तो बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिल जाता। हाँ, उसके लिए ये सबसे पहले ये हो जाता, और सरकार थोड़ा बच्चों को स्कूल वगैरह चाहे महीने का खर्चा दे देती तो हम लोग थोड़ा अपनी तरफ से भी करते, इनका भी गुजारा भत्ता चल जाता। और हम आप अपने सरकारी सिस्टम को बखूबी जानते हैं। डेथ सर्टिफिकेट जिसके बगैर कोई काम आगे नहीं होगा, यानी कोई फायदा नहीं मिलेगा जब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब यह काम इतना मुश्किल है, आप बखूबी समझते हैं। कोरोना की 2nd वेव अब खत्म हो रही है, लेकिन उन बच्चों का दर्द कभी खत्म नहीं होगा जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खो दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की 2nd वेव में 318 बच्चों के सिरों से उनके माता पिता का साया सिर से उठ गया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ भोपाल में 2 ऐसे भाई बहनों से मिले जिन्होंने 7 दिन के अंदर अपने मां बाप को खो दिया। अचानक पिता के नहीं रहने से उनके सामने पढ़ाई को लेकर ही नहीं बल्कि बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं, बहुत सारे सवाल हैं और आगे एक लंबी सी जिंदगी है।
कोरोना की दूसरी लहर ने देश के हजारों बच्चों को अनाथ कर दिया, उनके सर से उनके माता पिता का साया छीन लिया। मध्य प्रदेश में भी सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए, जिनके ऊपर से उनके माता पिता का हाथ कोरोना की इस बीमारी ने छीन लिया है। ऐसे में सरकारें दुख तो दूर नहीं कर सकती हैं इन अनाथ परिवारों का, लेकिन कुछ मरहम लगाने का काम जरूर कर रही हैं। हमें इस वक्त राजधानी भोपाल में ऐसे ही एक परिवार ठाकर परिवार के पास, जिनकी सहायता मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत कर रही है। और हम बात करने की कोशिश करेंगे उस परिवार से जिसने महज 7 दिनों के अंदर न केवल अपने पिता को बल्कि माता को भी खोया। 27 अप्रैल को कोरोना के चलते पहले पिता का निधन हुआ, उसके बाद 3 मई को पहले माताजी का निधन हुआ और फिर 3 मई को पिता का भी निधन हुआ। अब इस परिवार में सिर्फ भाई जयंत और उनकी बहन जो है वो बचे हुए हैं। पापा की मतलब पहले ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फिर हल्का सा सर्दी बुखार हुआ उन लोगों को और फिर सांस लेने में दिक्कत होने लगी धीरे धीरे। फिर जब तक मम्मी ठीक थी, फिर ज़्यादा समय से समझ में आने लगी तो हमने पापा को एडमिट करने का सोचा। तो एडमिट करने गए तो उस दिन मतलब रात भर घूमे, उस दिन तो एडमिट नहीं हो पाए पापा। तो उसी दिन से मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी। तो उसके बाद हमने दूसरे दिन पीपल्स हॉस्पिटल में दोनों को एडमिट करा दिया था। तो ऐसे हजारों बच्चे हैं जो कोरोना की वजह से अनाथ हो गए। डेथ सर्टिफिकेट तो दूर की बात है, अभी राज्य सरकारें गिनती तक नहीं कर पाई हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अनाथ हुए हैं और कितने बच्चों को मदद की जरूरत है। हमारे साथ विश्वास सारंग साहब जुड़ चुके हैं जो मध्य प्रदेश के हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर हैं। सारंग साहब, सबसे पहले तो यही बताइए कि मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चों की गिनती का काम क्या पूरा हो चुका है? देखिए हुसैन भाई, सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की ये सहृदयता और संवेदनशीलता थी कि कोरोना के काल में जो बच्चों के सर से माता पिता का साया उठ गया, उनको बाल कल्याण योजना के तहत 5,000 रुपये महीना पेंशन देने की योजना की उन्होंने शुरुआत की। और ये केवल पेंशन देने तक की बात नहीं है, बच्चों की पढ़ाई, उनके रहने की व्यवस्था, यदि रहने की व्यवस्था नहीं है कहीं पर, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई मतलब स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी उन बच्चों को करना है तो वो भी हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। उसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि वो बच्चों का भविष्य का निर्धारण ठीक ढंग से हो सके। जहाँ तक आपने कहा कि इन बच्चों की संख्या की बात, तो हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और हर जिले में अलग अलग कलेक्टर्स इस बात की इत्तला ले रहे हैं कि इस कैटेगरी में कौन कौन से बच्चे आते हैं। प्रिलिमिनरी हमने वो आंकड़ा इकट्ठा कर लिया है, पर क्योंकि इस आंकड़े ये क्योंकि डायनामिक हो सकता है, इसमें कुछ और भी परिवर्तन की स्थिति बने और भी बच्चे यदि इस लिस्ट में आएंगे तो सभी पात्र बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। विश्वास जी, बहुत अच्छी बात है कि राज्य सरकारें ऐसे बच्चों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, लेकिन सबसे पहला काम तो कि गिनती हो जाए, फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट का मामला आता है। हम जानते हैं कि हमारा जो सरकारी सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, तो अगर आप कुछ आंकड़े बता पाएंगे तो जो मध्य प्रदेश के लोग या और देश के लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, वो कुछ बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि मध्य प्रदेश में इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए जो प्राथमिक रूप से हमारे पास आंकड़ा आया है वो लगभग 318 बच्चों का है, पर जैसा मैंने कहा कि ये आंकड़ा इसलिए भी बढ़ सकता है कि यदि कोई और लिस्ट में नाम आएगा, यदि पात्र है तो निश्चित रूप से उसको शामिल किया जाएगा। आंकड़े की संख्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी मंशा बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उनकी मंशा है कि एक एक पात्र बच्चे को इस योजना का लाभ मिले। जहां तक आपने बोला कि मृत्यु प्रमाण पत्र में इंगित नहीं हो रहा, तो मैं इस बात को निश्चित रूप से आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं। शायद मेरी इस बात के बाद इस पर से कंफ्यूजन हट जाएगा। कभी भी नकरीय निकाय के माध्यम से जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं उसमें बीमारी का जिक्र नहीं होता, और जो कांग्रेस या विपक्ष के नेता जो प्रमाण पत्र दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो नगरीय निकाय के प्रमाण पत्र हैं।
और उसमें क्योंकि जब नगरीय निकाय में ये प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है तो वहाँ पर कॉज ऑफ डेथ नहीं लिखा होता, क्योंकि वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता। अस्पताल के जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें जरूर इंगित होता है। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस योजना के तहत जो भी पात्र बच्चे होंगे उनको अक्षरशः एक एक बच्चे को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारी सरकार की मंशा लोगों को मदद करने की है। ऐसे बच्चे जिनके पास अब माता पिता का साया नहीं है, उनको भविष्य निर्धारण करने की हमारी मंशा है। इसलिए हम इसमें कहीं कोताही नहीं बरतेंगे और किसी भी इस तरह की स्थिति को पैदा नहीं करेंगे कि एक भी पात्र बच्चा इससे वंचित रह सके। विश्वास जी, देखिए आपकी मंशा बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उससे बड़ी मंशा ये है कि उन बच्चों तक मदद जल्द से जल्द पहुंच जाए। थोड़ा सा पहले हम डेथ सर्टिफिकेट को लेकर कंफ्यूजन दूर करते हैं। कैसे आप लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं? जो अस्पताल एक डेथ सर्टिफिकेट बना के देता है, अगर उससे आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं तो फिर जो हमने तमाम रिपोर्ट्स देखी उसमें ज़्यादातर परिवार ये कह रहे हैं, बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी हमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो क्या डेथ के कितने दिन के बाद अस्पताल जो है वो डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं? कौन सा डेथ सर्टिफिकेट ज़रूरी होता है इसके लिए? नहीं, देखिए मैं फिर आपसे निवेदन, हुसैन भाई, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप यदि आंकड़े उठाकर देखेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय पर जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके आंकड़े देखेंगे तो मध्य प्रदेश का ही आंकड़ा आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। दिल्ली में तो केवल 2 बच्चों को इंगित किया है। बाकी सरकारें, जो विपक्षी सरकारें इधर उधर की बातें करती हैं और हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करती हैं। केजरीवाल से जाके कोई पूछेगा क्या? देखिए अभी तो बहुत अच्छी बात है क्यों कि आपने 318 बच्चों जमा खर्च है, हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बड़ा दिल दिखाते हुए आपने 318 बच्चों को। मैं 1 मिनट में अपनी बात, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। फिर मैंने कहा कि हमने 300 बच्चे का, तो ये प्राथमिक रूप से हमारी ये सरकार देखिए पिछले 1 महीने से लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे यहाँ हर योजना की अलग मॉनिटरिंग का सेल बना है। मैं आपको और निवेदन करना चाहता हूँ, केवल बच्चों के लिए नहीं, अनुग्रह राशि, जो परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है तो उसको 1 लाख की अनुग्रह राशि, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो किसी भी स्तर पर हो उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति, उनको 5 लाख की अनुग्रह राशि। हमारे यहाँ हर स्तर पर कोरोना के पीड़ितों की सहायता के लिए जो हमने योजना बनाई है, उन सब योजना की जिले के कलेक्टर के यहाँ एक अलग डेस्क बनी है जिसकी मॉनिटरिंग हमारे उच्च अधिकारी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी रोज इसकी समीक्षा करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की मंशा एकदम साफ है। अभी तो हमारा ये 318 का आंकड़ा आया, इसमें यदि और इजाफा होगा तो उसमें इजाफा करते हुए हम किसी भी पात्र बच्चे को, मैं आपको विश्वास के साथ, संकल्प के साथ ये बात कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में एक भी बच्चा इस योजना से वंचित नहीं रहेगा। जो ये भरोसा मध्य प्रदेश की जनता आपकी बात पर करे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये आपकी जिम्मेदारी है और विपक्ष को उसका काम करने दीजिए। एक आखिरी सवाल, अभी तक कितने बच्चों को आपकी योजना का फायदा मिल सका? क्या कोई बच्चा ऐसा है जिस तक मदद पहुंची है? देखिए लगातार इस पर काम चल रहा है हुसैन भाई, और इस योजना के तहत जैसा मैंने कहा कि सभी 318 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, इसका संकलन भी हो रहा है। सभी डेटा को इकट्ठा करके उन बच्चों के से हमारे सभी अधिकारी कांटेक्ट कर रहे हैं और इस योजना के तहत मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सभी 318 बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। सारंग साहब देखिए, मेरे विश्वास करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि 318 बच्चे आप सेलेक्ट कर चुके हैं, उन तक मदद, अगर उनके माता पिता 1 महीने पहले गुजरे हैं तो ये 1 महीने का वक्त उनके लिए कैसा गुजरा होगा ये आप बखूबी समझ सकते हैं। और उन तक मदद जल्दी से जल्दी पहुंच जाए ये आपकी भी प्राथमिकता जरूर होगी, लेकिन मदद उन तक पहुंची नहीं पहुंची ये इंश्योर करना भी आपका काम है। नहीं देखिए हुसैन भाई, मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी सरकारी योजना जब बनती है तो उसकी एक पूरी प्रोसेस होती है, एक पूरी प्रक्रिया होती है। पात्र की सूची बनना, उसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये कोई एक दिन की योजना नहीं है। ये एक बार राशि मिल जाए उसके नहीं है, 5000 रुपए पूरी जिंदगी उसको मिलेगा। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपसे फिर इस बात की मैं गुजारिश कर रहा हूं कि हम बात यही
जाती है। देखिए, विपक्ष के नेताओं का क्या काम है कि किसी भी योजना को डिफेम करना। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, ये कोई योजना एक दिन में खत्म नहीं हो जाएगी। जिस बच्चे को पात्र सूची में नाम होगा उसको हर महीने 5,000 रुपए मिलेगा। उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी सरकार ले रही है। उसको फ्री में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन का पूरा जिम्मा सरकार ले रही है। यदि उसको रहने की व्यवस्था नहीं है तो ये व्यवस्था सरकार कर रही है। तो ये पर योजना को अमली जामा पहनाने में निश्चित रूप से, क्योंकि ये फुल प्रूफ हो, इसमें कहीं भी कोई भी गैप ना रह जाए, इसलिए सरकार पूरे हर चीज को फुल प्रूफ करके इस योजना को विश्वास जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। बस हमारी कोशिश यही थी कि जो प्रक्रिया है वो आपकी तेज हो और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक मदद वक्त से जल्द पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और कोविड से अनाथ हुए बच्चों के दर्द की कहानी आपको दिखाएंगे, सिस्टम से सवाल करेंगे कैसे बच्चों तक मदद पहुंचेगी। इससे जुड़े और सवाल भी हम उठाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आखिर क्या हैं वो फीचर्स जो इंडिया टीवी लाइव ऐप को बनाते हैं सबसे अलग, सबसे बेहतर, और जिसने दिलाया इसे देश की सबसे इनोवेटिव न्यूज ऐप का खिताब। चलिए देखते हैं बेहद साफ आवाज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।